हेलो दोस्तों, मैं शकील अहमद क्लासेज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आंदोलन का इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के बाद जो प्रथम चरण हम लोगों ने देख लिया, प्रथम चरण यानी उदारवादी चरण हम लोगों ने 1885 से 1905 तक हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आज द्वितीय चरण जिसमें उग्रवादी यानी उग्रवादी मतलब विचारधारा जो है थोड़ा सा उग्र हो गया और शक्ति का प्रयोग होने लगा अधिकार लेने के लिए, तो उसको आज पढ़ेंगे। यानी कि द्वितीय चरण में हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का उग्रवादी चरण 1905 से 18। देखिए, ये भी हम चरण विभिन्न ये मैंने तैयार किया है कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, उग्रवादी अगर हम बात करें कि उग्रवादी चरण में, तो इसमें हम पढ़ेंगे उग्र राष्ट्रवाद। देखिए, उग्र राष्ट्रवाद आपको 1905 से 1919 तक, जहां पर देखेंगे कि बंगाल विभाजन जब 1905 में होता है, तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो विचारधारा के लोग शुरू से आ रहे थे, यानी कि उदारवादी विचारधारा के लोग थे, उसी में से एक उपज होता है जो उग्रवाद, जिसमें देखते हैं बाल, लाल, पाल और घोष, 4 लोग हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और देखते हैं कि बाद में बंगाल का विभाजन से ही शुरू होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी विभाजन, जो बाद में सूरत अधिवेशन में 1907 में दोनों अलग हो जाते हैं। तो आज देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद में 1905 से 1919 तक, जिसमें हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन, इसका स्वरूप क्या था, क्यों हुआ और इसमें क्या क्या परिस्थितियां रही, वो भी हम लोग देखेंगे इसमें 1905 में। ठीक है, स्टैंड क्या था, नरमवादी दल और गरमवादी दल दोनों का स्टैंड इस पर क्या रहा, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ही देखते हैं कि देखिए, इसी में भी देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया, वो भी हम देखेंगे, इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, बंग भंग सब इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं मुस्लिम लीग, एक कहीं न कहीं उसके बाद ही, यानी कि 1905 के बाद एक सांप्रदायिकता के आधार पर एक राजनीतिक संगठन भी तैयार हो जाता है, जो इसका नाम होता है मुस्लिम लीग 1906 में, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सूरत अधिवेशन, सूरत विभाजन, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गरम दल और नरम दल, यानी पहले से जो चला आ रहा था उदारवादी, और अब 1905 के बाद जो है उग्रवादी, दोनों का विभाजन होता है। वो क्यों होता है, किन मुद्दे पर होता है, दोनों में क्या परिस्थितियां ऐसा रही जो कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहा था वो देखते हैं कि कमजोर हो जाता है। और एक तरह से कहेंगे कि ब्रिटिश जो सरकार है वो कहीं न कहीं सफल हो जाती है बांटने में, चलिए एकता को तोड़ने में सफल हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार 1919 में जो हुआ, इसमें देखते हैं कि निर्वाचन पद्धति में सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति का तैयार किया गया, उसको भी पढ़ेंगे। जिसमें देखते हैं आगे कि आपको मुस्लिम लीग का भी सीटों का आपका विभाजन होता है, तो सांप्रदायिकता के आधार पर एक तरह से धर्म का एक यहाँ से इंटरफ्रेंस हो जाता है, इंटर हो जाता है। चलिए, उसके बाद एक और देखेंगे, एक अलग है, एक दिल्ली दरबार। देखिए, दिल्ली दरबार इस मामले में भी है महत्वपूर्ण कि हालांकि दिल्ली दरबार पहले आपको लॉर्ड लीटन के समय पर 1977 से ही हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि 1905 के आसपास, 1903 के आसपास हुआ। उसके बाद में 1911 में भी दिल्ली दरबार होता है। दिल्ली दरबार भी क्या है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, और महत्वपूर्ण इसमें से क्या क्या पॉइंट है वो भी जानेंगे। चलिए, इसमें और भी हम आगे हम बात करें तो हमको क्रांतिकारी गतिविधियां को भी हमको पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें हम देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां में बहुत सारे, जैसे दिल्ली षड्यंत्र केस हो गया, मुजफ्फरपुर में बम हो गया केस, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे क्रांतिकारी जो योद्धा हैं उनको फांसी लगाई जाती है और उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो क्रांतिकारी गतिविधियां भी 1907 के बाद शुरू हो जाती है, तो उसको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अलग अलग क्षेत्र में भी, बंगाल हो, मद्रास हो, बम्बई हो या दिल्ली हो, अलग अलग क्षेत्र में भी वो क्या क्या रही, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि होम रूल आंदोलन, हम देखेंगे कि होम रूल आंदोलन भी हम पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि होम रूल आंदोलन जो शुरुआत कहाँ से हुआ वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम देखते हैं
लखनऊ समझौता, देखिए ये 1916 लखनऊ समझौता जो हुआ वो भी हम देखेंगे। समझौता क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग दो डिवाइड हुए थे वो फिर मिल भी गए, वो भी देखेंगे। उसके बाद देखिए मॉन्टेग्यू का घोषणा पत्र भी 1917 में आया, वो भी देखेंगे। यानी गांधी युग से पहले हमने बताया, गांधी युग 1900 समझिए कि 1819 के बाद से शुरू होता है। तो गांधी युग से पहले जो उग्रवादी चरण है उसको विभिन्न आयामों में हमने बांटा है, इसको बारीकी से पढ़ेंगे। चलिए अभी फिलहाल पढ़ते हैं कि उग्रवाद मतलब क्या, उग्रवादी चरण मतलब क्या, इसका कारण क्या रहा उग्रवादी चरण में आने का। जो लोग वही इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो कि एक संयम के साथ एक आप कह सकते हैं कि संवैधानिक तरीकों से अपना जो बातों को मंगवाने का एक तरीका था उनका, वो बाद में देखते हैं कि उग्र हो जाता है। वो कारण क्या रहा उसको जानेंगे, कारण देखेंगे, और उग्रवादी का विचारधारा है वो क्या था, वो दोनों को पहले पढ़ते हैं। चलिए देखिए पहले तो ये समझते हैं कि उग्रवादी चरण जो हुआ उसका कारण क्या रहा। उग्रवादी चरण में हम देखते हैं कि लोग उग्र हो जाते हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष शक्ति का प्रयोग करते हैं और द्वेष का और गुस्सा का, घृणा का और गुस्सा का प्रयोग करते हैं। तो कारण क्या रहा, देखिए कारण बहुत सारे हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण कारण को हम देखते हैं तो पता चलता है कि देखिए आपको कुछ नीतियां रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नीतियां जो कि आपको ब्रिटिश सरकार के जो नीतियां रही हैं, जैसे हम कहेंगे कि वर्नाकुलर एक्ट है, जो प्रेस एक्ट था 1978 के आसपास आया था, सॉरी 1878 के आसपास आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और भी नीतियां, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट आपका भी आया एक्ट, वो भी है। तो कारण हम देखते हैं कि ब्रिटिश नीतियां जो है, जो कि जनता के विरुद्ध था, जनता के विरुद्ध, वो महत्वपूर्ण कारण यह था कि ब्रिटिश नीतियां थी जो आपको उस समय काफी खराब थी, जो कि आया। देखिए उग्रवादी चरण में 1905 में ही आपका देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसी नीतियां लाते हैं, जैसे बंगाल विभाजन भी। आगे देखिए ब्रिटिश नीतियां में देखते हैं कि वर्नाकुलर एक्ट है, जो प्रेस एक्ट है, उसके तहत हालांकि 1878 पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन आगे जाकर वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। दूसरा हम देखेंगे इसमें कि बंगाल विभाजन। देखिए बंगाल विभाजन एक तरह से हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक धर्म के आधार पर यह विभाजन हुआ। क्योंकि आपका बंगाल कहें, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ये दोनों में देखिए पश्चिमी बंगाल हम बात करें और पूर्वी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों का अच्छा मतलब जनसंख्या थी, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू का। तो दोनों का बंटवारा भी एक तरह से राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का ये था, एक षड्यंत्र था। तो हालांकि लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हम सिर्फ प्रशासनिक जो सुविधा है हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम बांट रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये धार्मिक आधार पर बांटकर राष्ट्रीय जो एकता जो चली आ रही थी उसको कमजोर करने का एक तरह से षड्यंत्र था। तो बंगाल विभाजन भी एक कारण रहा, जो 1905 में, वो भी एक कारण रहा। आगे हम देखते हैं कि इसमें और कारण क्या रहा। तो देखिए 1896 से लेकर के 1900 के आसपास, यानी 4 साल में भयंकर एक अकाल पड़ा भारत में। तो भयंकर अकाल पड़ा तो वो भी एक कारण रहा कि तीसरा हम कह सकते हैं कि 1896 से 1900 में भयंकर अकाल पड़ा। तो अकाल भी एक कारण रहा कि लोगों के आर्थिक स्थिति जो खराब हो गई। बाद में देखते हैं कि वो क्रांतिकारी गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं, यानी लूटने भी शुरू कर देते हैं और किसी को बलपूर्वक तरह से बहुत सारे लूटना भी शुरू कर देते हैं। तो ये भी स्थिति है, भयंकर अकाल पड़ा, वो भी एक कारण रहा। देखिए आगे एक और कारण ये रहा कि स्वराज्य एक जो है पहले जो मांगा जा रहा था, यानी कि स्वराज स्व अधिकार जो कहें, तो उसको प्रार्थना पत्र के थ्रू मांगा जा रहा था। लेकिन अब सामने आया कि स्वराज मांगने से नहीं संघर्ष करने से मिलेगा। ऐसा आया कि स्वराज जो है मांगने से नहीं संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष एक शब्द आ गया, संघर्ष करने से मिलेगा।
तो इसमें ये संघर्ष करने का मतलब ये आ गया कि इसमें आपको शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जो बाद में देखते हैं कि उग्रवादी जो लोग हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से इसमें शामिल कौन थे, तो बाल, लाल, पाल एंड घोष, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, चंद्र पाल और एक अरविंद घोष, ठीक है, ये 4 लोग जो थे वो उग्रवादी चरण में बहुत महत्वपूर्ण उस समय ये रोल अदा करते थे। चलिए इसमें और एक आगे देखते हैं हम कि दिल्ली का जो दूसरा दरबार बढ़ा, जो कि दिल्ली दरबार आपका 1903 के आसपास, दिल्ली दरबार 1903। देखिए दिल्ली दरबार हालांकि पहला जो हुआ था लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था 1978 के आसपास है। तो दिल्ली दरबार में क्या होता था कि बहुत सारे धन जो है खर्च किया जाता था, यानी कि बहुत सारे, एक पार्टी होती थी बड़ा सा, आपका ब्रिटिश के कोई एक लोग जो अधिकारी है, एक कह सकते हैं कि वहाँ के सम्राट है, उन लोग के लिए ही स्वागत में एक दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता था, जिसमें गिने चुने हस्तियों को बुलाया जाता था और काफ़ी इसमें खर्च किया जाता था। तो जैसा कि देखा कि भयंकर अकाल जस्ट पड़ा था 1900 के आसपास, तो उसके बाद भी दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है, यानी कि बहुत सारे जो हमारे जनता है जो भूखा है, उन लोगों को ध्यान न दे करके वो एक चंद लोगों के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो ये भी एक गुस्से के कारण था कि दिल्ली दरबार जो 1903 में हुआ वो भी एक कारण था। देखिए इसके साथ साथ एक और चीज हम जोड़ के देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे आपका देश था, जैसे देखिए इथियोपिया हम बात करें या फिर हम आपका जापान है, तो ये भी जो है अपने प्रतिद्वंदी को हरा, छोटा है इथियोपिया देखिए छोटा है, लेकिन इटली को हरा दिया था आपको 1894-95 के आसपास होगा, 90 के बाद। तो वहां से भी देखा कि यूरोपीय जो है लोग जो कहते थे कि हम अजय हैं, हम हार नहीं सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे देश भी उसको हरा दे रहा है। तो वहां से भी एक उग्रवाद का भावना पड़ा कि हम लोग भी अपने कोशिश को, संघर्ष को थोड़ा सा तेज करेंगे और प्रार्थना पत्र के थ्रू नहीं, बलपूर्वक भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि इटली जो है हार जाता है इथियोपिया से, जापान जो है वो भी जीत जाता है, छोटा देश है देखिए, फिर भी जीत जाता है किससे, रूस से, यानी रूस को हरा देता है। तो यहां से भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का एक घटनाक्रम जो हुआ उसका भी एक प्रभाव पड़ा, जो कि उग्रवादी चरण का एक कारण वो भी बन सकता है और बना भी। ठीक है, चलिए इतने सारे हमने सिर्फ जाना कारण को। अब देखते हैं कि विचारधारा क्या था। देखिए विचारधारा क्या था, मतलब उनका एक सिद्धांत क्या था, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सीधा सीधा अगर हम बात करें तो जो आपका उग्रवादी चरण में जो लोग थे वो लोग सीधा सीधा ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे। तो इनका यही था कि ब्रिटिश जो है ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे। इनका यही था कि एकदम स्टैंड सिद्धांत यही था कि हम घृणा करेंगे उनसे, और घृणा करते भी थे। दूसरा स्वराज का मांग बोल सकते हैं कि स्वराज जो है तो स्वराज का मुख्य लक्ष्य था कि हम अपना स्वराज यानी कि अपना राज हो, दूसरे को हम ये में नहीं, यानी कि इस ब्रिटिश शासन को हम हटाएं, अपना जो है शासन चलाएं, ये भी इसमें था। देखिए तीसरा और महत्वपूर्ण एक चीज हम देखेंगे कि कोशिश क्या किया, देखिए जन आधारित कार्यक्रम पर बल दिया, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जन आधारित कार्यक्रम पर बल, इसका मतलब बताते हैं। देखिए जन आधारित मतलब जनता, ऐसा कार्यक्रम सम्मेलन हो या फिर कह सकते हैं समारोह का आयोजन के पक्षधर थे ये लोग। जैसे देखते हैं कि बाद में कि शिवाजी महोत्सव एक बड़ा सा मेला के जैसा लगा। अब उसके बाद देखते हैं गणेश महोत्सव हुआ, तो धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पे भी ये महोत्सव लगा, तो बढ़ावा दिया। तो 1895 में देखते हैं कि शिवाजी महोत्सव आता है, कौन लेकर आता है, बाल गंगाधर तिलक। और 1893 में उससे 2 साल पहले गणेश महोत्सव आता है, उसको लेके कौन आता है, तो वो भी बाल गंगाधर तिलक लेके आते हैं। ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और धार्मिक गतिविधियों का भी बढ़ावा दिया गया, इसलिए कि जो भी जनता है उसको भी हम जोड़ सके। तो जन आधारित कार्यक्रम पर बल दिया गया। इसका एक विचारधारा है, यही सिद्धांत रहा कि हम बल देंगे और
एक जन आधार तैयार करेंगे जहां से मिल करके हम लोग उग्रवाद हो करके धावा बोलेंगे या फिर शक्ति का प्रयोग भी करेंगे। उसके साथ साथ एक और देखते हैं कि ये लोग जो है प्रेस और शिक्षा के पक्षधर थे। हालांकि ये लोग ये भी मानते थे कि हम प्रेस के माध्यम से और शिक्षा के फैला करके माध्यम से हम अंग्रेजों को जो रूल है उसको हम हटाएंगे और अपना स्वशासन को लाएंगे, यानी अपना अधिकार स्वराज्य को स्थापित करेंगे, ये भी मानना था। देखिए एक और इसमें पॉइंट आता है कि जैसे कह रहे थे कि हड़ताल, जैसे कहें कि आप स्वदेशी आंदोलन, यानी कि विदेशी कपड़ों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हड़ताल, बहिष्कार या प्रदर्शन, ये सब इनका एक मूल ये बन गया कि हम हड़ताल करेंगे, बहिष्कार करेंगे और आप प्रदर्शन करेंगे। ये सब का भी इन्होंने एक अपना आयाम बना लिया। देखिए इसी का हम उग्रवादी के से हट करके हम थोड़ा सा जाएंगे उदारवादी में। तो उदारवादी वाले जो लोग भी थे वो लोग भी ये थे कि हम विदेशी कपड़ों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, यानी विदेशी जो है कपड़ा उसका हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन कुछ गिने चुने क्षेत्र में ही, गिने चुने आपका कह सकते हैं सिर्फ कपड़ा के क्षेत्र में, बाकी चीज़ों में नहीं। जैसे इन लोग क्या थे कि हड़ताल के मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं या राजनीतिक संस्थाएं हैं या फिर आपको शिक्षा शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सभी में यानी कि जो डॉक्टर है, वकील है, जो जहां काम करता है, जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, वो लोग को भी कहता है कि आप हड़ताल कर दो। लेकिन समाज जो आपका उदारवादी चरण में जो लोग थे शुरुआत में, वो लोग इसके पक्षधर नहीं थे। दूसरा ये भी है कि बहिष्कार जो है वो मास स्केल पे करना चाहते थे ये लोग, यानी कि बंगाल से बाहर भी करना चाहते थे। इनका ये भी था कि हम बंगाल से बाहर अपना विरोध प्रदर्शन करें, यानी पूरे देश में, एक कह सकते हैं कि पूरे देश में ये बहिष्कार प्रदर्शन कहाँ होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो ये सब जो है कारण कुछ विचारधाराएं रही है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन को आते हैं कि बंगाल विभाजन की जरूरत क्या पड़ी। चलिए अब आते हैं बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ। तो देखिए बंगाल विभाजन के समय किसके समक्ष हुआ, तो उस समय जो है लॉर्ड जो है कर्जन था। तो पहला जो आता है कि लॉर्ड कर्जन, सब लोग को पता है कि लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। लॉर्ड कर्जन ऐसा व्यक्ति था जो कह सकते हैं कि पूरे ब्रिटिश जो भी वायसराय रहे या फिर लॉर्ड आपका गवर्नर जनरल रहा, उनमें एक सबसे एक उच्च बिंदु तक ये था जो इसके समय में जो था, जो कि ब्रिटिश का जो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत उच्च, यानी कि मैक्सिमम अपेक्स लेवल पे था उस समय ब्रिटिश साम्राज्य। तो इनके ही समय में हुआ था। तो इसके कारण भी बहुत सारे रहे जो कि ऐसे नीतियां जो है बनाया जो कि भारतीयों के बहुत विरुद्ध था, और जिसके वजह से भी देखते हैं कि आगे बहुत सारे जो क्रांतिकारी होता है इसके ही एक उपज होता है। तो देखिए उस समय लॉर्ड कर्जन ये कब आया था, 1899 में आया था और 1905 तक रहा, बंगाल विभाजन करके ही गया था। चलिए इसके बारे में और समझते हैं। देखिए इसने बंगाल विभाजन का कारण ये बताया कि प्रशासनिक कारण है, क्योंकि प्रशासनिक, देखिए उस समय क्या था, बिहार और उड़ीसा और बंगाल सब तीनों मिला करके एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो इनका मानना था कि हम जो इतने बड़ा क्षेत्र है इसको हम प्रशासनिक सेवा हम नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम इसको विभाजन कर देते हैं, यानी बंगाल को जो है विभाजन कर दिया। बिहार और उड़ीसा तो एक रहा, लेकिन बंगाल में भी उन्होंने विभाजन कर दिया। बंगाल में विभाजन का वजह बताया इसमें प्रशासनिक, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी, क्योंकि एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल की बात करें तो वहाँ मुस्लिमों का अच्छा पकड़ था और पश्चिमी बंगाल में आपका हिंदुओं का पकड़ था। तो सांप्रदायिकता के आधार पर ये अलग हो गए और इसने मुस्लिम जो आपका क्षेत्र था, वहाँ बहुल क्षेत्र था, तो ये सांप्रदायिकता के आधार पर एकता को कमजोर करने के लिए लाया गया था। तो इन्होंने घोषणा कब किया था वो भी देख लेते हैं। क्योंकि बंगाल विभाजन का घोषणा है ये 20 जुलाई, कहीं कहीं आपको 19 जुलाई भी पढ़ने को मिलेगा, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। घोषणा 20 जुलाई को हुआ था और इसका प्रस्ताव जो है वो पारित कब हुआ, देखिए घोषणा हुआ 20 जुलाई को, ठीक है। अब इसके ये में हम देखें कि जो
आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, तो उस समय तक तो आपका एक ही दल था, वो आपको नरम दल था, यानी कि आपका जो आपको उदारवादी दल था। तो उदारवादी दल ने मिलकर के एक घोषणा पत्र बनाया कि हम इसमें स्वदेशी का आंदोलन करेंगे, यानी कि स्वदेश के लिए आंदोलन करेंगे अपना। तो उन्होंने प्रस्ताव पारित कब किया और बहिष्कार करेंगे, तो एक प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव पारित हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ये कब हुआ, तो उसको देखते हैं 7 अगस्त 1905 को हुआ। और इसमें लक्ष्य यह रखा गया कि स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और विदेशी यानी बहिष्कार करेंगे। तो बहिष्कार करेंगे बंगाल विभाजन का। तो इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया। देखिए, घोषणा इसने किया था 20 जुलाई को। बाद में ये जो मूर्त रूप दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं घोषणा जो है वो प्रभावी कब हुआ, ये भी देख लेते हैं। घोषणा प्रभावी जो हुआ, प्रभाव कब से हुआ उसको भी देख लेते हैं। तो ये 16 अक्टूबर को हुआ, 16 अक्टूबर 1905। इसी दिन देखिए, जिस दिन ये लागू हुआ, ये बंगाल विभाजन घोषणा जब हो गया, कोई भी आपका घोषणा हो गया, लेकिन लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को लागू हुआ, तो उसी दिन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल में एक शोक सभा हुआ, जो कि बहुत सारे लोग ने उसमें पार्टिसिपेट किया। एक बंगाल का शोक दिवस एक कह सकते हैं, ये बंगाल का शोक दिवस था। ठीक है, बंगाल का शोक दिवस, जिसमें हम देखते हैं कि जगह जगह पर राष्ट्रगान गाया गया, आपका राष्ट्रीय गीत गाया गया, या लोग एक दूसरे के राखियां बांधे। तो बहुत सारे के चीजें जो है वो एक दूसरे से मिल करके आप एक तरह से शोक है, शोक व्यक्त किया गया, उसको हम देखेंगे यहाँ तक। देखिए, ये तो समझ लिए कि बंगाल विभाजन क्या हुआ, कि क्यों हुआ। अब इसका देखिए प्रभाव क्या पड़ा, तो उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और उसको लागू भी हो गया, उसके बाद ही देखते हैं कि 1905 में दिसंबर में, देखिए लागू हुआ था, हम लोग ने अभी पढ़ा आपका अगस्त के बाद हम लोगों ने देखा कि वो लागू, ठीक है, 16 अक्टूबर को हम लोगों ने देखा कि लागू हुआ। उसके बाद कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि बनारस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। तो उनके समक्ष ये बात आई कि हम लोग क्या क्या प्रस्ताव पारित करेंगे। तो वो यही है कि प्रस्ताव जो है पारित किया कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। तो उद्देश्य ये रखा कि हम बहिष्कार करेंगे और इसके साथ साथ हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, यानी कि विदेशी जो है कपड़ा है या फिर बहुत जगह पे जो नमक जहां बनता है उन लोगों का भी हम विरोध करेंगे, यानी बहिष्कार करेंगे। तो इसी के साथ में यहीं से देखिए शुरू होता है आपको उग्रवादी चरण में जो नेताएं थे, महत्वपूर्ण नेता देखिए बाल लाल पाल घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाला लाजपत राय, ठीक है, पाल बिपिन चंद्र पाल और घोष अरविंद घोष। ये 4 जो लोग थे महत्वपूर्ण रूप से उग्रवादी, यहीं से एक उपज होता है। और इन लोग का मानना था कि हम जो आंदोलन चलाएंगे, यानी कि एक विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में हम आंदोलन जो चलाएंगे, बहिष्कार जो करेंगे, तो सिर्फ बंगाल में ही नहीं करेंगे, पूरे देश में करेंगे। इन लोगों का ये मानना था। तो हालांकि देखते हैं कि इसमें ये उदारवादी जो चरण के लोग थे, जो कि आपको देखा कि उदारवादी चरण में जो लोग थे उसमें देखते हैं कि ये लोग बदरुद्दीन तैयब जो हैं या फिर उसके मेहता साहब हैं, ये लोग शामिल रहते हैं। तो ये लोग कहा कि नहीं, हम सिर्फ बंगाल में ही इसका विरोध करेंगे, बाकी जगह पे विरोध नहीं करेंगे। तो वो जो है इसमें, तो यहीं से एक कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का यहीं से कॉन्सेप्ट उभर करके आता है। बाद में देखें कि 1907 का अधिवेशन जो सूरत में होता है, उसमें पूरी तरह से दोनों दिखने लगता है और वास्तविकता हो भी जाती है। चलिए अब आगे देखेंगे कि जो आंदोलन चला, अब देखिए बंगाल विरोध का आंदोलन जो चला या विरोधी आंदोलन चला, तो ये बाल लाल पाल, इन्होंने 4 महत्वपूर्ण इन लोगों ने इसका भूमिका अदा किया। उसके साथ साथ हम देखें, देखिए सक्रिय लोग और भी थे, ठीक है, सक्रिय कौन कौन से लोग थे वो भी हम देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, ये सब महत्वपूर्ण लोग थे। पृथ्वी चंद्र राय,
आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये भी सक्रिय भूमिका निभाया, सक्रिय भूमिका निभाया किसमें, तो बंगाल विभाजन के विरोध में अभियान चलाने में, ठीक है। इसमें भी ये लोगों ने, सुरेंद्र बनर्जी हो, के मित्रा हो, पृथ्वीश चंद्र राय, ये जो है सक्रिय भूमिका निभाया बंगाल विभाजन के विरोध में अभियान चला करके। आगे हम देखेंगे कि बहुत अन्य जो कि बंगाल से अलग कौन कौन आंदोलन चलाए, उसको भी थोड़ा सा हम लेके आते हैं। चलिए देखिए, इस चार्ट के थ्रू समझते हैं कि बंगाल के बाहर जो आंदोलन, जो सक्रिय आंदोलन जो चलाया बंगाल विभाजन के विरोध में, वो देखते हैं कि कौन। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। जो बाल गंगाधर तिलक कहाँ चलाया इन्होंने, तो बम्बई में चलाया और इसके साथ साथ पूना में, ठीक है। देखिए, तिलक के विषय में ये भी हमने बताया था कि अभी कि ये जो गणेश महोत्सव लाया और उसके साथ साथ एक और लाया थे आपको शिवाजी महोत्सव। तो ये भी आपको देखने को मिलता है, पूछता है क्वेश्चन कि गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव के किसने सांप्रदायिकता के आधार पर एक त्यौहार शुरू किया, तो आपको तिलक साहब ने शुरू किया था, क्योंकि बम्बई और पूना में ये आंदोलन चलाया इन्होंने विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। देखिए, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इन्होंने भी आपको आंदोलन चलाया। इन्होंने पंजाब और यूपी में चलाया, पंजाब और यूपी में, उत्तर प्रदेश में चलाया। इसके साथ साथ देखते हैं कि दिल्ली में सैयद हैदर राजा चलाते हैं, सैयद हैदर राजा वो दिल्ली में चलाते हैं। देखिए, ये तो हमारा नॉर्थ में हुआ, ठीक है, नॉर्थ के साथ साथ पश्चिमी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आगे जो है चिदम्बरम पिल्ले साहब हैं, सुब्रमण्यम अय्यर है, पी आनंद चार्लू है, टीएम नायक है, ये सब जो है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में चलाया। मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि साउथ का जो स्टेट्स है वहां पर जो महत्वपूर्ण रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी में ये लोग चलाए। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बंगाल के बाहर जो बंगाल बंग भंग आंदोलन जो चला वो कहाँ चला था, किन किन क्षेत्रों में, कौन उसका नेतृत्व किया था, तो ये आपको क्वेश्चन आता है। देखिए, हम क्वेश्चन वही चीज़ हम उठा करके ला रहे हैं आपसे, आपके सामने ला रहे हैं जो कि क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, ईच एंड एवरी ईयर का मैं कॉन्सेप्ट और एक सीरियल वे में एक दूसरे से लिंक करके आ रहा है। एक कहानी की तरह आपको 2-3-4 बार आप रिविजन कर लीजिएगा। जब भी आपको दिल नहीं लगे आप चुपचाप सुन लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि कहानी जान लेंगे तो आपको वो माइंड में रहेगी, कहीं ना कहीं वो रहेगी। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, ये तो आपको आंदोलन चला। अब जल्द ही देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 में जो है 1906 में एक अधिवेशन चलता है। देखिए, हम बहुत नज़दीक से हम चल रहे हैं और बारी बारी से चल रहे हैं। आगे देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ, ठीक है, ये 1906 में, ठीक है, कलकत्ता में। देखिए, अब यहां से शुरू क्या हुआ, अब नरम दल और गरम दल, हमने देखा अभी कि दो जो गुट बट गया, तो दोनों गुट का मानना था कि अपना अपना अध्यक्ष चाहते थे कि हम जो है अपना अध्यक्ष हम चुनेंगे, यानी कि हमारे विंग से हो, हमारे तरफ जो एक तरह से गुट बना हुआ है उससे हो। तो ये लोग चाहते थे कि नहीं, आपका विचारधारा के लोग जो शुरुआती हमने देखा उदारवादी दल के, वो चाहते थे कि नहीं हमारा ही हो, आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि उग्रवाद का हम अभी जगह नहीं है इसमें। तो आगे देखते हैं कि जो आपको कलकत्ता में अधिवेशन होता है, अंततः देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाता है, दादा भाई नौरोजी। देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे देखते हैं कि दोनों में अलगाव हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कैसे अलग हुआ। तो देखिए, पहले दादा भाई नौरोजी के होता है और लक्ष्य जो इसमें भी वही रखता है, स्वराज, ठीक है, यानी स्वशासन। चलिए, मुस्लिम लीग देखते हैं कि 1906 में। देखिए, अब यहां से आप समझिए, बंगाल विभाजन हो गई, बंगाल विभाजन में देखिए इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया आपको 16 अक्टूबर को। अब उसके बाद देखते हैं कि बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक बहुमूल, एक हिंदू बहुमूल हो जाता है, लोग रहते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो मुस्लिम बहुल लोग थे उन लोगों को भी एक बोला कि आप भी एक अपना जो धर्म से संबंधित एक राजनीतिक पार्टी तैयार कीजिए, जहाँ पर हम आपको साथ देंगे। तो इन्होंने क्या किया, फूट डालो और शासन करो, यहीं से शुरू होता है।
और आप देखते हैं कि उसके बाद ही यहाँ पर 1916 के बाद ही देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन में आता है, ये आ जाता है मुस्लिम लीग उसके बाद ही। तो देखिए ये जो कब हुआ, तो एक मुस्लिमों का एक प्रतिनिधित्व जो है आगा खां के नेतृत्व में, देखिए आगा खां के नेतृत्व में जो उस समय हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो से, जो उस समय रहते हैं लॉर्ड जनरल जो रहते हैं वायसराय जो है लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो से इन्होंने जाकर के आगा खां के नेतृत्व में कुछ मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व जाता है और अक्टूबर 1906 में जाकर के शिमला में, उस समय कहाँ रहता था, शिमला, तो शिमला में जाकर के मिलता है और मांग करता है कि हमें भी एक पार्टी हमको बनानी है, मुस्लिम लीग मिलता है। अब बाद में देखते हैं कि स्थापना होती है, तो स्थापना कब होती है, तो 30 दिसंबर को होती है, 30 दिसंबर 1906 को स्थापना होती है। देखिए स्थापना देखते हैं, यहाँ पर से थोड़ा सा और समझते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद ढाका को जो है एक मुख्य राजधानी बना दिया, इसलिए भी बना दिया कि पूर्वी बंगाल जो है वो मुस्लिमों का गढ़ है, तो उस टाइम वहाँ पर भी एक राजधानी बना करके ये सुनियोजित किया। वहाँ के जो नवाब जो थे वो सलीमुल्लाह थे, तो उनके नेतृत्व में ये मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई, ठीक है। तो जो नवाब था, ये कह सकते हैं कि संस्थापक कौन है, तो आपका ढाका के नवाब था सलीमुल्लाह। और इसके साथ साथ जो है एक और आगा खां जो है उन्होंने क्या बना, तो आगा खां प्रथम अध्यक्ष बने, प्रथम अध्यक्ष आगा खां। चलिए यहाँ से इतना ही, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और यहाँ पर कौन कौन क्या बने वो भी हम लोगों ने देख लिया। बाद में देखते हैं कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली में जगह भी मिलती है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1919 में, वो थोड़ा सा बाद में आएंगे, उस पर बाद में आएंगे। अभी फिलहाल यहीं तक। लक्ष्य देखिए इसका क्या था, मुस्लिम लीग जो बनी उसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य ये था कि मुस्लिमों का एक राजनीतिक जो है वो अधिकारों की सुरक्षा करे, ऐसा कोई एक राजनीतिक अधिकार हो, राजनीतिक संस्था हो जो मुस्लिमों के राजनीतिक जो अधिकार है उसको एक सुरक्षा प्रदान करे। बाद में देखते हैं कि मुस्लिम लीग में ही आगे जा करके देखते हैं कि पाकिस्तान का मांग करता है, और आगे देखते हैं कि बहुत सारे जो नेता हुए महत्वपूर्ण रूप से, वो भी आगे जाके विभाजन भी होता है। तो ये शुरुआत हम कह सकते हैं कहीं न कहीं यहीं से होता है, बंगाल विभाजन के बाद ही होता है। तो एक कंसेप्ट को समझ लीजिए ताकि आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो एक रिलेट करके आप जरूर उसको बता सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि 1907 का सूरत अधिवेशन को देखते हैं, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1905। चलिए देखिए सूरत अधिवेशन को भी समझिए कि देखिए सूरत अधिवेशन के लिए भी आपका नरम दल के जो लोग थे और गरम दल के लोग थे, यानी कि उदारवादी और उग्रवादी दोनों का जो है लोग काफ़ी जद्दोजहद किया। देखिए पहला तो जद्दोजहद ये किया, विभाजन का देखिए कारण यहीं से शुरू होता है। आपका पहला तो हुआ अध्यक्ष को लेकर के, पहले तो हुआ जगह को लेकर के। उदारवादी जो लोग थे वो लोग चाहते थे कि सूरत में हो, और उग्रवादी के लोग थे वो चाहते थे कि नागपुर में इसका अधिवेशन हो। तो उसको लेकर के विवाद हुआ, अंततः तय हुआ कि नहीं सूरत में हुआ, यानी उदारवादी ही लोग, जो बूढ़े जो लोग थे उन लोग को ही माना गया बात। दूसरी और भी अगर कारण का वजह था अध्यक्ष पद को लेकर के, तो अध्यक्ष पद के लोग लेकर के था, ये लोग का मानना था, जो उग्रवादी लोग थे उन लोग का मानना था कि हम बाल गंगाधर तिलक को हम बनाएंगे, या लाला लाजपत राय को भी, कहीं कहीं आता है बाल गंगाधर तिलक, कहीं लाला लाजपत राय आता है, तो इन दोनों में से किसी एक को यानी लाला लाजपत राय को बनाएंगे। लेकिन वही नरम दल के जो लोग थे वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष को बनाएं। तो अंततः हम देखते हैं कि रास बिहारी घोष ही बनते हैं, रास बिहारी घोष ही बनते हैं अध्यक्ष। ये आपको नरम दल के थे अभी तक। देखिए यहीं से विभाजन भी आपका शुरुआत हो जाता है, यहीं से। कारण तो हमने जो बताया वही है, और दूसरा कारण और है कि आप नरम दल के लोग चाहते थे
कि नहीं, बंगाल के बाहर हम नहीं कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे बंगाल के अंदर ही हम करेंगे। यानी कि जो भी बंगाल विभाजन का जो उसके विरोध में हम जो करेंगे तो बाहर नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ एक और मानना था उग्रवादी लोगों का कि हम जो है हड़ताल करेंगे, देश भर में हड़ताल करेंगे, देश भर में इसको आंदोलन चलाएंगे और देश भर में हम लोगों से हर चीज़ में, यानी कि विदेशी जो भी चीज़ें हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। और स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी संस्था हो, सब चीज़ को हम बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे। लेकिन उदारवादी के लोग थे, वो बोले कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही चलेगा, लेकिन ये सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम बहिष्कार करेंगे उनको, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करेंगे, कहीं नमक जो बनता है उसका हम बहिष्कार करेंगे, अपना लाएंगे। तो इन सब में एक विवाद था। तो ये जो है उसका मूर्त रूप से हम बात करें 1907 में ही अब फैसला हो गया कि दोनों अलग होगा। यानी कि विभाजन, फर्स्ट विभाजन अगर बात करें तो यहीं पर हो गया। बाद में हम देखते हैं कि लखनऊ समझौता 1916 में, जिसमें हम देखते हैं कि फिर मिल जाते हैं, तो वो बात की बात है। अभी विभाजन में हम इतना ही समझेंगे। देखिए, लिखने से ज़्यादा आपको कहानी की तरह कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर एक बार समझ में आ गया कहानी तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे, इसके बाद हम देखते हैं विभाजन के बाद देखते हैं 1919 का मिंटो। चलिए देखिए, अब तो ये हो जाता है 1907 में, यानी कि फूट डालो और राज करो, ये कहीं न कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी आ जाती है और सांप्रदायिकता के आधार पे भी आती है, जहां देखते हैं कि अलग राजनीतिक पार्टी जो कि धर्म से संबंधित मुस्लिम लीग बनता है। चलिए, उसमें आगे आते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो उस समय जो वायसराय बोले तो लॉर्ड मिंटो साहब थे। तो 1909 में इनके समक्ष आया मुस्लिम लीग जो प्रतिनिधि है, वो आए कि हाँ, हमें अब निर्वाचन जो है, अलग निर्वाचन मंडल की हमें मांग किया, इसको 1908 के आसपास मांग किया। लेकिन 1909 में इस पे सुधार करके एक नया अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंदर ये मांग को मांग लिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि धार्मिकता के आधार पर, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव होने लगा और चुनाव के लिए आवंटन भी कर दिया गया। निर्वाचन मंडल के भी मंजूरी दे दी गई जो अलग होगा। तो यहाँ से भी देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार में बस इतना ही। इसका विस्तृत रूप में अगर हम अधिनियम को पढ़ेंगे तो फिर ये आपको आ जाएंगे इसमें पॉलिटिक्स में, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए, इसके बाद एक और आता है दिल्ली दरबार। देखिए, दिल्ली दरबार हालांकि एक नहीं 3 दिल्ली दरबार हुआ था। 1977 में फर्स्ट हुआ, 1877 में हुआ था लॉर्ड लीटन के टाइम में। लॉर्ड लीटन अपने आप में उस समय जो कि देखते हैं कि वर्नाकुलर एक्ट लाया था, जिसके तहत देखते हैं कि प्रेस पर एक प्रतिबंध लग गया था। और उसके बाद भी देखते हैं कि दिल्ली दरबार में उस समय बहुत भूखमरी थी इंडिया में, भारत में अलग अलग भयंकर अकाल आई थी। फिर भी उसने दिल्ली दरबार मीन्स बहुत बड़ा एक समारोह होना, वेलकम होना, किसका? तो इंग्लैंड के जो भी सम्राट है वो आते थे और आकर के उनका स्वागत में बहुत धन को खर्च किया जाता था। तो दिल्ली दरबार लगता था। तो दिल्ली दरबार पहला जो लगा 1877 में लीटन के टाइम, दूसरा 1903 में लगा आपका जिसमें लॉर्ड कर्जन था उस समय, और तीसरा जो लगा 1911 में। तो इस दिल्ली दरबार में बहुत सारे चीज़ों को जुड़ा हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली दरबार 1911 का बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस समय कौन था वायसराय अगर बात करें तो लॉर्ड हेडिंग था। ठीक है, लॉर्ड हेडिंग, ठीक है, लॉर्ड हेडिंग उस समय था दिल्ली दरबार के समय। और ये हुआ कब था? तो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। तो हमेशा देखते हैं कि चाहे कांग्रेस का अधिवेशन हो या और भी कोई सभा हो, वो सब दिसंबर में ही होता था। ये एक संयोग कहिए या फिर सोचा समझा, उस समय ऐसा ही होता था। हो सकता है ठंडा के टाइम हो, उसके वजह से भी हो सकता है। तो इसमें शामिल कौन हुआ था? सम्राट, देखिए ब्रिटिश सम्राट था उस समय जॉर्ज पंचम था, जॉर्ज पंचम। और इसके साथ साथ इसके बात करें महारानी मैरी भी था। ठीक है, महारानी मैरी, ये दोनों लोग इसमें एक समारोह में शामिल हुए थे, दोनों लोग। तो ये दोनों के स्वागत में ही ये लगाया गया था। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण और क्या क्या घटनाएं घटी। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं कि 1905 का जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन वो रद्द होता है। ठीक है, ये बंगाल विभाजन रद्द हो गया। इसमें महत्वपूर्ण ये है
दिल्ली दरबार में कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था वो इसमें अब रद्द होता है। तो इसके जगह पर अब क्या होता है तो उसको भी देखिए, समझिए। रद्द हो जाता है तो देखिए कि आपका बंगाल, और इस समय एक चीज़ और होता है, देखिए बंगाल हो प्रेसिडेंसी में, बंगाल की प्रेसिडेंसी में बंगाल होता है, बिहार होता है, उड़ीसा होता है। लेकिन अब क्या किया गया कि बंगाल को अलग रखा गया और बिहार और उड़ीसा को अलग रखा गया। देखिए बंगाल और उड़ीसा और बिहार, ये दोनों को अलग रखा गया, ये दोनों अलग रहेगा, बंगाल अलग रहेगा। ऐसा दो आया, इसमें अस्तित्व में आया। तो कभी कभी आता है आपको कि 1911 के लास्ट में जो है, 1911 के लास्ट में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि उड़ीसा और बिहार का भी 1936 के आसपास देखते हैं कि विभाजन होता है। चलिए वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ से रद्द हो गया। अब दूसरा इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजधानी अब तक जो था हमारा कहाँ था, कोलकाता था। तो कलकत्ता से अब कहाँ लाया गया, आपको दिल्ली लाया गया, ठीक है, ये दिल्ली लाया गया, कोलकाता से दिल्ली लाया गया राजधानी को। तो ये दो महत्वपूर्ण इसमें घटनाएं हैं जो कि आगे देखते हैं कि क्रांतिकारी में 1911-12 के आसपास ही हम देखते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस होता है, जिसपे होर्डिंग पे एक बम गिराया जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वो नहीं हो पाता है और कुछ दो महिला उसमें मर जाती है। तो आगे देखते हैं कि दिल्ली हम जो भी पढ़ेंगे, देखिए क्रांतिकारी भी पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल हमने सिर्फ इतना ही जाना कि 1905 से 1918 के बीच क्या होता है। उग्र राष्ट्रवाद में हम देखें 1905 से 19, जिसमें बंगाल का विभाजन देखें। आगे देखें कि 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ, उसके बाद देखते हैं कि 1906 में कलकत्ता में हुआ, 1907 में सूरत हुआ, जहां पर दो लोग बंटवारा हो गया हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, गर्म दल और नरम दल में। उसके बाद हमने 1906 में देखा कि इंडियन लीग का स्थापना होता है, जो एक राजनीतिक जो है एक नई पार्टी बनती है, जो एक धर्म के सांप्रदायिकता के आधार पर। आगे यहीं से देखते हैं कि आगे जो है निर्वाचन पद्धति का जो है वो भी मंडल एक अलग पृथक्करण हो जाता है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के द्वारा, यानी कि सुधार एक्ट जो आया उस समय, उसके द्वारा 1909 में। तो हम लोगों ने इतना अभी पढ़ा। उसके बाद 1911 में पढ़ा दिल्ली दरबार। तो देखिए बारीकी से हम, चूंकि आपको इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ईच एंड एवरी ईयर का समझना है और लिंक करके, चूंकि यहीं से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा तो ज़रूर आप मुझे बताइए। अगर नहीं समझ में आया है तो भी हमें बताइए। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।